आंकड़े बता रहे हैं कि 7-8% का नुकसान हुआ है वोटों का। ठीक है, वो सीट में बहुत भारी दिखाई पड़ता है, लेकिन 7-8% का नुकसान हुआ है। बीजेपी उसको कंपनसेट कर सकती है बशर्ते वो जमीनी मुद्दे को समझ सके। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की महत्ता क्या होती है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, अगर आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहे। आपको यह अगर समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मल ट्रेन में भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ना कि वंदे भारत ही उसको कंपनसेट कर सकता है। बहुत सारी आबादी के पास नॉर्मल ट्रेन पे चढ़ने के टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं होता, वो वंदे भारत और राजधानी की सोच भी नहीं सकता। तो वैसे लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गाड़ियां राइट टाइम चलने लगी तो उसकी चर्चा हो रही थी कि अब ट्रेन सही समय पे चल रही है, लेकिन उसके बाद बहुत सुधार नहीं हो पाया, वंदे भारत की बात होने लगी। तो क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, बिहार गया, झारखंड गया, और वहां पर लोगों से बात की तो समझ में आया कि अब लोग क्या बात कर रहे हैं। अब लोग मूलभूत चीजों की मांग करने लगे, परीक्षा की मांग करने लगे, नौकरी की बात करने लगे, और उनको यह समझ में आने लगा कि 10 साल हो गया, बहुत हो गया, अब हमें जरूरी चीजें चाहिए। आपने जो काम किया पीछे अच्छा किया, बहुत सारे लोग कहते हैं, पर उनका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा है। और अब मुझे लगता है कि जरूरी चीजों को मुहैया कराना ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको कि बीजेपी को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इसी चीज पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ना कि ये कि किसने भीतरघात किया, किसने हरा दिया, किसने जिता दिया। जब पक्ष में माहौल बन रहा होता है तो कोई हरा नहीं पाता है। ये तो मैं इतना दिन इलेक्शन कवर करके इतना मैं जानता हूं कि अगर आपके पक्ष में माहौल है तो कोई हरा नहीं पाएगा, और जब आपकी स्थिति डगमगाने लगती है तभी कोई हरा पाता है या कुछ कर पाता है। सुनील शुक्ला जी बेहतर बता सकते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या फैक्ट फाइंड करेगी और क्या करना चाहिए। धन्यवाद पंकज जी। एक तो अगर आपने महेंद्र जी के कहने पर कि मैं नहीं आ रहा था, मेरे लिए अगर सुनील कौशिक जी के लिए आपने कहा तो मैं नहीं कर सकता। अगर महेंद्र जी ने मुझे कहा और आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के हारने का इंतजार कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। मुझे आप बुला नहीं रहे थे, मैं नहीं आ रहा था। और मैं कह सकता हूं कि आप मुझे इसलिए नहीं बुला रहे थे, क्या बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे। जो कि आप पंकज जी कहाँ इस चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं फैक्ट फाइंडिंग के। देवेश ठाकुर जी ने और गिरिराज किशोर ने बता दिया कि क्यों हारे हम। दोनों का बयान आ गया है कि मुसलमानों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया। अगर इस जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान देंगे, उसके बाद भी ये कुछ फैक्ट फाइंडिंग बच जाती। आप यथार्थ को स्वीकार करने के लिए कहीं तैयार दिखते हैं? आपको लगता है कि गवर्नेंस के इश्यूज पे क्या हालात बने हुए हैं जमीन पर? और जिन दो सांसदों ने यह बयान दिया, उसने केंद्रीय मंत्री, उस मंत्री के बयान पर भी पार्टी कोई इसका संज्ञान नहीं लेती। जो आपका सहयोगी दल है एनडीए का, वो अपने सांसद के बयान पर कोई संज्ञान नहीं लेता। इसके बाद भी आप कहते हैं कि आप फैक्ट फाइंडिंग करने जा रहे हैं। इस तथ्य आपके सामने तथ्य नहीं है क्या? क्या आपका अप्रोच क्या है? किस बिना पर आप दोबारा जन समर्थन चाहते हैं? आप हिंदुत्व के नाम पर जन समर्थन चाहते थे। मैं हमेशा हमारे जैसे लोग कहते थे कि गवर्नेंस सरकार में रहने के बाद आप गवर्नेंस की बात लागू करनी पड़ेगी। आप इस तरह के नारों से जन समर्थन नहीं हासिल करते। मंदिर को लेकर के, राम मंदिर को लेकर कितना हाइप क्रिएट किया गया, क्या ये सरकारों का काम है? धार्मिक स्थलों का विकास सरकारों का काम है? धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना सरकारों का काम है? देश और दुनिया के किसी देश में सरकार ये काम करती है? अगर वो करती है तो क्या उसके बिना पर उनको कोई राजनीतिक लाभ मिला है? ये हाइप क्रिएट किया प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी। तथ्य आपके सामने है। 370 मैं सम्मानित गृह मंत्री जी का भाषण लगभग हर जगह पे पढ़ता था कि हर सभा में, चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि 370 हमने खत्म कर दिया, राम मंदिर हमने बनवा दिया और यूसीसी हम लागू करने जा रहे हैं।
क्या इस बिना पर आपको जन समर्थन मिल जाए? 370 जहां आपने खत्म किया, जिस राज्य में आपने खत्म किया, उस राज्य में चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए आप, उम्मीदवार तक आप नहीं खड़े कर पाए, और दुनिया में, देश के अन्य हिस्सों में उसके नाम पर आप वोट मांग रहे थे। क्या जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों की अनदेखी करके आप जन समर्थन हासिल कर लेंगे? कार्यकर्ताओं के सिर पे ये भाड़ा न पड़ा गया कि कार्यकर्ताओं ने आपका साथ नहीं दिया। आप इस बिना पर हो कि जो सरकार में लोग थे उनका रवैया क्या था। पंकज जी, आप किसी दिन लखनऊ चले आइए, महेंद्र सिंह जी को साथ बुला लीजिए गोरखपुर से, और लखनऊ का जो कॉरिडोर है मंत्रियों का घूम लीजिए। आपको पता चलेगा कि जनता इन मंत्रियों से मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती। किसी भी मंत्री के घर पे 2 आदमी आपको नहीं दिखाई पड़े। ये रवैया आपका हो गया है जो लोगों से मिलने का। मुख्यमंत्री के यहाँ जो लोग मिलने जा रहे हैं, जो जनता दर्शन के नाम पर, उनके आगे पीछे 5 आदमी आपको घेरे बैठा हुआ है पुलिस वाला। क्या आप सवाल अपनी बात कह पाएंगे कि ना कह पाए? ये क्या ये जनता की चुनी हुई सरकार ऐसा करती है कभी हो? और आप इसका फिक्रा फोड़ना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। कार्यकर्ताओं को, संघ के स्वयंसेवकों को इस सरकार में क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिलता रहा? संघ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, संघ के अनुसांगिक संगठनों के बल पर आज चुनाव नहीं जीत सकते। आम जनता के समर्थन से आज चुनाव जीतते। जो लोग आपके प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है, उनके मतों से आज चुनाव जीतते हो, सत्ता में आप आते। उनके सवालात क्या थे? बेरोजगारी की बात कीजिए तो आप मंदिर की बात करने लगते थे। 9 पेपर लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 9। उसमें एक परीक्षा वो भी है कि 60,000 पदों के लिए 6 लाख लोगों ने आवेदन किया। 6 लाख मतलब 6 लाख परिवार। कितने लोग प्रभावित हुए आप सोच लीजिए। और आप नाटक क्या करते हैं? लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों को बुला करके आप उनका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। यह ढकोसला क्या कार्यकर्ता कर रहा था? यह नाटक कार्यकर्ता कर रहा था? ये सरकार कर रही थी। ये वो लोग कर रहे थे जिनके ऊपर लोगों के जीवन के सवालों के समाधान की जिम्मेदारी, जिनके ऊपर गवर्नेंस की जिम्मेदारी। आप ये करते भी रहेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि लोग आपके पीछे खड़े रहे। सरकार हम क्यों बनाते हैं? कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। एक आर्टिफिशियल ढिढोरा पीटेंगे आप, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं आपको कि क्या। लेकिन जब आपके अर्थ का आकार बढ़ता है तो उस अर्थतंत्र में रहने वाले लोगों को लाभ नहीं मिलता, रोजगार के अवसर सृजित नहीं होते, क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, कृषि उपज का दाम बेहतर नहीं मिलता। कौन सी ऐसी चीज में जो जीवन में उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनकी मांग नहीं बढ़ती। आप एक केवल और केवल आप आंकड़ों के भरोसे, और वो भी मनगढ़ंत आंकड़ों के भरोसे आप चाहेंगे कि जनता को संतुष्ट कर लेंगे। अगर लोगों की थाली महंगी है तो आंकड़े देकर संतुष्ट हो जाएगी, इसलिए महंगाई नहीं है। महंगाई पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते। ये सीधे से सीधे गवर्नेंस की विफलताएं हैं, और उन मुद्दों पे चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, सत्ता में बने रहने और जन समर्थन हासिल करने की कोशिश को नकार दिया गया है, जो मुद्दे कभी भी सरकारों के लिए काम नहीं करते। सरकारें नारा गढ़ करके दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती, विपक्ष आ सकता, विपक्ष नैरेटिव बनाता, लेकिन जो 10 साल से सत्ता में है, लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रहा है, उसको लोगों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का हालत देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की बदहाल भर्ती व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अक्षमता है। आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किस शासनकाल में प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला नहीं रहा है? चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, चाहे सुंदरलाल पटवा की सरकार रही हो मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का यह बहुत ही खास गुण है, और उसको कहते क्या है, उसको बहुत बढ़िया मुल्लम्मा चढ़ा के बात करते हैं कि वो प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आम व्यक्ति अगर उसकी अपनी दुश्वारियां हैं, अगर उसके खेत की खतौनी नहीं मिल रही है तो किसके पास जाएगा? अपनी व्यथा किससे कहेगा? और अगर आप उस व्यथा को सुनने के लिए तैयार नहीं है,
आप अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, राजनीतिक कार्यकर्ता दुखी नहीं है, ये सत्य को तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वह सरकार सत्ता में रह करके जितने सुख भोग सकते हैं सब भोग रहा है, उसके अपने सुख सुविधा में कोई कमी नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच में उसका वो साख नहीं है जो विपक्ष में रहते हुए हुआ करता था। आप अगर लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि मत प्रतिशत इतने नहीं गिरे हैं, आंकड़े बता रहे हैं पंकज जी कि अगर 6 मतदाताओं में से एक मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उन 6 मतदाताओं से एक मतदाता अगर गैर भाजपा पार्टी को वोट दे दिया होता तो संख्या नीचे चौड़ आ जाएगी। ये दिखाई पड़ता है ना, आंकड़ों के बल पर हम और आप नहीं देखते। आप आंकड़ों के बल पर अगर आप बात करेंगे तो कोई भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिरा है नहीं। देखिए सुनील जी, एक चीज पंकज जी अपनी बात में पूरी कर दो जी, अपनी बात में पूरी कर दो केवल जी। अगर भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिरा है ये, और प्रधानमंत्री जी का मत प्रतिशत कितना गिर गया वाराणसी में, 2014 में कितने मतों से जीते या कितने मत पाए, 2019 में कितने मतों से जीते, कितने मत पाए, और 2024 में कितने मत मिले और कितने मत पाए, और उनके खिलाफ कितने मत पड़े, अगर उन मतों का आप देख लीजिए। जिसके बूते पर, जिसके कंधे पर पूरी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी थी, आज आप कंधा तलाश रहे हैं। आप पार्टी के नाम पर मोदी गारंटी की बात कर रहे थे, पार्टी के नाम पर आप मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे कि हर वोट मोदी जी को मिलेगा, पार्टी के नाम पर कैंडिडेट को मत देखिए, आप मुझको देखिए, सब वोट मुझको मिलने वाला है। तो ये रिजेक्शन किसका है, किस बात की फैक्ट फाइंडिंग? अगर क्या संगठन को, पार्टी को आगे रख करके चुनाव लड़ा गया, बीजेपी सत्तारूढ़ दल ने लड़ा, और अगर सत्तारूढ़ दल ने व्यक्ति विशेष को, मोदी जी को आगे रख करके चुनाव लड़ा, तो ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ यह स्वीकृति है? कौन सी फैक्ट पूछना चाहते हैं? कोई एक आप चुनावी रैली, भाषण आप ये मुझे याद दिला दीजिए जिसमें कहा गया हो कि पार्टी ने ये किया। मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का उम्मीदवार, मोदी को वोट, अगर ये आपकी पराजय हुई है तो मानिए आप कि जितने आपने नारे गढ़े थे उन सभी नारों को लोगों ने नकार दिया।